नमस्कार मित्रों, सप्ताह के आखिरी दिन रविवार को आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीन शर्मा RS 360 के मंच पे आपका स्वागत करता है। साथियों, मैं पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार के उपक्रम भारी उद्योग मंत्रालय में कार्यरत हूं और परचेज डिपार्टमेंट टेंडर रिलेटेड मेरी गतिविधियों में मैं जुड़ा रहा हूं। उसके अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहा था RPSC और UPSC के लिए, और अब अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं। तो कोशिश मेरी हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी, जितना हो सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट या ऑथेंटिक न्यूज सही तरीके लेकर आऊं। कभी मैंने किसी को गुमराह नहीं किया है। दूसरी बात, 2016 और 17 के अंदर UPSC मुख्य परीक्षा 2 बार जो क्वालिफाई किया, उसका अनुभव हमेशा आपको देने का प्रयास, चाहे पहले अनअकैडमी पे काम किया, आज अपने प्लेटफॉर्म पे जब काम कर रहा हूं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर का मटेरियल में अपडेट करता हूं आज के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के नाम से। 5 से 6 खबरें, मुख्य सुर्खियां मैं शेयर करता हूं यहां पे। दूसरी बात, मेरा खुद का ऐप RS 360, जहां पे मैंने EO RO का कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो महंगी फीस को कहो गुड बाय, महंगी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, और ये भी पूरा ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि एक भी सवाल बाहर ना जाए, चाहे EO RO का कोर्स हो, चाहे मेरा RS का प्रोग्राम हो। तो साथियों, आज मैं 2 मुद्दों पे बात करने वाला हूं आपसे। पहला तो ये, काफी बार लोग लगातार पूछ रहे थे कि EO RO के फॉर्म एडिट कैसे करें, कब स्टार्ट होंगे, या क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों, EO RO का फॉर्म एडिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको बस इतना करना है, SSO जिसके माध्यम से आपने फॉर्म फिल किया, उसमें लॉगिन कीजिए अपने यूजर नेम और पासवर्ड से। लॉगिन करने के पश्चात आप माय रिक्रूटमेंट वाले पेज में जाइए। माय रिक्रूटमेंट वाले पेज में जब जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें ऑप्शंस नीचे आएंगे, जो फॉर्म आपने फिल कर रखे हैं। ऊपर दिखेगा आपको लोकल, ये जो डेवलपमेंट, लोकल बॉडी डेवलपमेंट, ये जो आपने फॉर्म फिल किया EO RO का, लोकल बॉडीज का जो फॉर्म है, उसमें माय रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके ऊपर बहुत से ब्लॉक्स बने रहेंगे इस प्रकार। उसमें एक ऑप्शन होगा एडिट एप्लीकेशन का, ठीक है। तो एडिट एप्लीकेशन के माध्यम से आप चेंजेस कर सकते हैं बेसिक डिटेल को छोड़कर। इसमें आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर, जो आपने EO का या RO का प्राथमिकता क्रम 1 नंबर या 2 नंबर डाला है, या 2 नंबर या 1 नंबर डाला है, इसको चेंज कर सकते हो यदि आपको लगता है। अब इसमें क्या बनना है, दोनों ही प्रोफाइल अच्छी हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप इस प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जहां मैंने डिटेल में बात करी थी कि EO RO की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। उसके बेसिस पे आप अपने खुद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। वो वीडियो देखना, आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। खैर, आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। उसके अलावा और भी कुछ गलती हो गई फॉर्म भरने में, तो फॉर्म जो है उस गलती को आप यहाँ पे करेक्ट, रेक्टिफाई कर सकते हो एडिट एप्लीकेशन में जाके। लास्ट डेट 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म को एडिट करने की। तो समय को व्यर्थ ना करें और जल्दी से, अगर लगता है कुछ चेंज करना है, कुछ गलती हो गई है, उसको सुधार लें। पहली बात तो, लंबा चौड़ा भाषण 2 घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर बनाने का मतलब नहीं है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास। हमारा कंसेप्ट है अगला, 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ नगर पालिका अधिनियम 2009, म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 के 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में आपको मैं ये 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, सेक्शन पर आधारित, धाराओं पर आधारित, निचोड़ निकाल के। तो साथियों, अभी इसके बाद हम बात करेंगे 5 मिनट में नगर पालिका अधिनियम 2009 के 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। तो साथियों, सीधी बात, नो बकवास वाले सिद्धांत पे काम करते हुए अगले 5 मिनट में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रैक्टिस करवाऊंगा
और मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से एक ना एक सवाल फंसेगा। इससे पहले भी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स YouTube के माध्यम से कवर किए, वहां पर भी इम्पोर्टेंट है, सवाल फंसने की गुंजाइश ज्यादा है। तो साथियों देखिए, एक अधिसूचना जारी होती है 19 फरवरी 2021 को। 19 फरवरी 2021 को एक आपका नोटिफिकेशन निकलता है, जिसके तहत नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, इसमें आधारभूत फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है, सरकार किन पैमानों को, किन मापदंड के आधार पे इन तीनों को बांटती है, उसका ब्यौरा पूरी डिटेल इस चार्ट में मेंशन है। तो आप कृपा करके जब अपने नोट्स बनाते हैं इन 4 पॉइंट को लिख देना, गवर्नमेंट की आधिकारिक सूचना है ये। तो नगर निगम के केस में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में जनसंख्या आपकी 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। 5 लाख से अधिक, जितने हमारे राजस्थान के 10 नगर निगम है वहां पे जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। दूसरी बात, नगर परिषद की बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, तो यहां पे जनसंख्या का आंकड़ा 1 लाख, और नगर पालिका के केस में यह आंकड़ा 10,000 से जनसंख्या ज्यादा होने पे वो नगर पालिका ग्रेड 4, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो 10,000 मिनिमम इतना आंकड़ा छूना चाहिए किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका बनने के लिए। चलिए दूसरे पैरामीटर को देखते हैं। दूसरा मापदंड है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। 1000 जनसंख्या, 1000 पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, 500 पर स्क्वायर किलोमीटर नगर परिषद के केस में, और नगर पालिका के केस में 200 पर स्क्वायर किलोमीटर आपका आंकड़ा निकलता है। तो 1000, 500, 200 याद कर लो। अभी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। उसके अलावा साथियों, राजस्व के जो सोर्स हैं, राजस्व के जो स्रोत हैं, और औसत प्रति व्यक्ति आय, राजस्व के स्रोत, रेवेन्यू के सोर्सेस औसत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये नगर निगम में निकलता है 500 रुपए राजस्व के स्रोत पर पर्सन, प्रति व्यक्ति। नगर परिषद के केस में 200 रुपए, और नगर पालिका के केस में ये निकलता है आपका 10 रुपए। तो 500, 200, 10। और देखते हैं कृषि से भिन्न क्षेत्र, जो कृषि एग्रीकल्चर से अलावा दूसरे जो एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर प्लानिंग में, नियोजन में कितना प्रतिशत पैसा जो है आपका प्लान किया जाएगा, उसका डिटेल 50%। कृषि से भिन्न क्षेत्र में नियोजन प्लानिंग में 50% नगर निगम के केस में, नगर परिषद के केस में ये निकलता है 25%, और हमारी म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, नगर पालिका केस में निकलता है ये आपका 10%। तो 50, 25, 10। कृषि से अलग जो क्षेत्र है उसमें नियोजन प्लानिंग में कितना % जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो साथियों, ये 4 पैरामीटर्स, मापदंड, जिसके आधार पे आप इन तीनों को डिस्टिंग्विश, इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हो, और सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पे ये डेटा आपको मैंने शेयर किया है। और देखते हैं दूसरा एक सवाल, दूसरा पॉइंट, इस्तीफे की बात होती है, रेजिग्नेशन की बात होती है। तो साथियों, जो हमारे पार्षद हैं ये इस्तीफा किसको देते हैं? पार्षद या काउंसलर्स अपना इस्तीफा देना चाहें तो ये अपना इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष महोदय को। ये अपना इस्तीफा अध्यक्ष या फिर जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का चेयरमैन, चेयरपर्सन है, उसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं। बात करते हैं खुद यदि चेयरपर्सन अपना इस्तीफा सौंपना चाहे तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या ऑफिसर को ये अपना इस्तीफा
सौंपेगा। एक एग्जांपल देता हूं, अशोक लाहोटी साहब का एग्जांपल है, महापौर थे और जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा तो डीएलबी के डायरेक्टर पवन अरोरा जी, डीएलबी के डायरेक्टर पवन अरोरा जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। तो यहां पे डिफरेंस है। राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट की बात करें, भारत के राष्ट्रपति, वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? पॉलिटी में पड़ी है। यहां पे वैसा नहीं है, यहां वैसा नहीं है। तो साथियों, ये सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो कि उस केस में अशोक लाहोटी साहब ने जब अपना इस्तीफा सौंपा था तो पवन अरोरा जी डीएलबी के डायरेक्टर थे, उनको सौंपा था। आमतौर पे ये ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, आईएएस अधिकारी ही रहते हैं। कस्टडियन, म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड, जो नगर पालिका के जो रिकॉर्ड है उसका संरक्षण कौन करता है? कौन है उसका संरक्षक? कस्टडियन कौन है? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षण देने की किसको माना गया है? सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या देता है। यदि संविधान में कुछ भी ऐसी चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे सर्वे सर्वा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। उसी प्रकार जो नगर पालिका के अंदर या नगर परिषद के अंदर म्युनिसिपैलिटी बोर्ड रिकॉर्ड जो होते हैं, तमाम रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वो मेंटेन करने के कस्टडियन किसकी जिम्मेदारी है? वो है आपके सीएमओ। सीएमओ कौन होता है? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। हमारे नगर पालिका के केस में तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ईओ साहब, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, वो यहाँ पे सीएमओ बनता है। अगर नगर परिषद की बात करें या नगर निगम की बात करें तो आयुक्त, कमिश्नर जो होता है वो वहां पे सीएमओ होता है। तो ये म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व रखना, उसका संरक्षक। चलो चौथे पे आते हैं। चौथी बात, नगर पालिका, ये जो आपके सिलेबस है ना, उसमें समितियों का जिक्र है। तो नगर पालिका की कई समितियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख और सबसे अहम समिति है हमारी कार्यपालक समिति, जिसको अपन एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो साथियों, एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसका चार्ट इस प्रकार है। उसमें जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष दूसरा इंसान नहीं बन सकता। इस कमेटी, कार्यपालक समिति की बात कर रहा हूं, इसमें वही अध्यक्ष बनेगा जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार जो वाइस चेयरपर्सन और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे इस समिति के अंदर। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। अगर कांग्रेस का या मुखिया है तो बीजेपी का जो नेता होगा, जो बीजेपी ने प्राधिकृत किया होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो यहाँ पे एलओपी की भूमिका निभाएगा। ये भी इस समिति, कार्यपालक समिति का पार्ट होता है। कार्यपालक समिति बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है नगर पालिका के अंदर, ठीक है। नगर, जैसे हमारे पार्लियामेंट में, संसद में समितियां होती हैं, उसी प्रकार नगर पालिका की भी समितियां हैं और सबसे प्रमुख समिति है कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कमेटी। साथियों, इसके अलावा 7 मेंबर्स भी होते हैं, 7 पार्षद भी होते हैं इसमें, जिसमें कि 2 कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। मतलब 7 मेंबर है, इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स फ्रॉम फीमेल कैटेगरी। 2 महिलाएं इसमें होनी चाहिए इन 7 लोगों में। तो ये तो चेयरपर्सन तो अध्यक्ष हो गया, वाइस चेयरपर्सन उपाध्यक्ष हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके अलावा 7 पार्षद, 7 मेंबर, उसमें 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये है कार्यपालक समिति का ढांचा। आप देखेंगे जो आपका वार्ड समिति वाला चैप्टर है सिलेबस के अंदर, उसमें तमाम समितियों का लेखा जोखा है, कार्यपालक समिति का भी डिटेल वहां पे दिया हुआ है। एक और बात, ये जो कार्यपालक समिति होती है, इसमें चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हम क्या बोलते हैं? पदेन, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो जो आप ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हो, ईओ लगते हो, तो आप नगर पालिका में इस कार्यपालक समिति के अंदर पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर की भूमिका भी निभाओगे। और ये जो सीएमओ है, ये हमारे नगर निगम के केस में होता है आयुक्त, कमिश्नर महोदय। तो ये इस तरह की चीजें, ये समिति इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया।
तो साथियों, ये 5 चीजें बताई है मैंने। इन 5 चीजों में से एक सवाल फंसने की काफी संभावना, 1 या 2 सवाल तक इसमें फंस सकते हैं। और जो मैंने पहले आपको कराया था सेशन अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उससे भी सवाल फंसने की गुंजाइश। खैर, तो टेलीग्राम चैनल RS360 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप देखिए। और उसके अलावा मेरा जो ऐप है RS360, वहां पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बिल्कुल कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे कि आपको इस मंच के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो चाहे ऐप हो, कंटेंट यहाँ पे लाया जाए। साथियों, बहुत जल्द RPC में जाऊंगा और जो भी आपकी शंका होगी RS एग्जाम के लिए, EORO के लिए, मेरे जाना होता है संभवतः गुरुवार या शुक्रवार को मैं जाऊंगा, तो मैं आपको वहां जाके लाइव उसकी जानकारी साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे।